तो गाइस चलिए क्लास 11 स्टूडेंट, तो आप लोग देखिए मैं जो है थोड़ा बना नहीं पाया था वीडियो, तो थर्मोडाइनमिक्स का आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सभी लोग, साक्षी, शताक्षी, काजल है ना, इधर जो है आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए ये। ठीक है, ऋषभ, प्रखर है ना, तो आप लोग ध्यान से देखिए। इस चैप्टर को हम लोग आज से स्टार्ट करने दे थर्मोडाइनमिक्स, तो इतनी टाइप्स के हम लोग को थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ना। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ लिए थे, ठीक है, पहले किसका पढ़े थे हम लोग, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ लिए, मतलब इसका मतलब पहला चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोग जो है किसका पढ़ लिया, तो और सेकंड जो है फ्लूइड का पढ़ लिया, तीसरा है थर्मोडाइनमिक्स। इसके बाद अब पढ़ते थर्मोडाइनमिक्स, तो मैं लिक्विड के बाद थर्मोडाइनमिक्स आ गया, और उधर जो है ऑक्सीडेशन का इसके बाद कराता हूँ। तो चलिए देखते हैं थर्मल क्या है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, इंटरनल एनर्जी वर्क डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और थर्मोडायनेमिक जो है प्रोसेस पढ़ना, उसमें प्रोसेस में आइसो क्या है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, और इधर हम लोग को पढ़ना क्या, साइक्लिक प्रोसेस, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर हीट, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल कार्नोट इंजन। ओके, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए हम एक एक करके कराते हैं जल्दी जल्दी, पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर इसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर अच्छे से समझाते हैं। ओके चलिए, तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज, सबसे पहले हेडिंग है थर्मोडायनेमिक्स, उसका मतलब समझ, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स देखिए हमारा केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है और इसमें, तो पर उससे क्या मतलब, जो आपको समझ में आया वो अच्छा है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर। क्या, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, बाय द सिस्टम ऑफ इंटरवेनिंग। ठीक है, इंटरवेनिंग सिस्टम लेना है जिससे हमारा क्या हो सके, कन्वर्जन हो सके, मतलब हीट और टेम्परेचर का कन्वर्जन किसके हो सके, इंटरवेनिंग सिस्टम से। ठीक है, मतलब जो बाहरी सिस्टम, उससे हमारा हीट और टेम्परेचर का कन्वर्जन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक। ओके, थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। अब उस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारा जो आने वाला है वो क्या क्या टर्म आने वाला, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, हीट। इसलिए यहाँ क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या, लगभग सबको पता। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मींस गैस होता है स्टूडेंट। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन टू बॉडी कांटेक्ट ईच अदर after some time the temperature of both body are equal, then this is known as thermal equilibrium। इसका मतलब जब दो बॉडी को हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी को क्या करते हैं, अगर एक कांटेक्ट मिला दे, एक साथ रख दे, एक ही गिलास में, दो गिलास में ठंडा पानी ले, गर्म पानी ले, दोनों के एक साथ क्या कर दे, मिक्स कर दे, एक में ही क्या कर पोर कर दे, और आफ्टर सम थोड़े देर के बाद क्या देखते हैं कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में? तो चलिए, जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक का क्या मतलब है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम से ही ये मतलब रखता है जीरोथ लॉ। तो जीरोथ का मतलब समझ जाओ, यहाँ पे क्या है, इसमें थ्री बॉडी को लेना है। इट मींस ये व्हेन थ्री बॉडी ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर व्हेन थ्री बॉडी ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर to each other in thermal equilibrium by the zeroth law, they are thermal equilibrium to each other। इसका मतलब क्या हुआ, जब तीन बॉडी, यहाँ क्या तीन बॉडी लेना जीरोथ लॉ में, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, जब एक पहली बॉडी दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो, दूसरी बारी तीसरी के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो जीरोथ लॉ का यही स्टेटमेंट है कि पहली बॉडी तीसरी बॉडी के क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब है ए बी के अगर इक्विलिब्रियम में हो, बी सी के हो, तो ए सी के होगा, ये जीरोथ लॉ का। इट मींस व्हेन three bodies separately in equilibrium to each other, then first body, when first and last body, it means फर्स्ट एंड थर्ड बॉडी जो है आल्सो इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर, ये इसका जीरोथ लॉ का रूल है। ठीक है, आगे छोड़ देते हैं, आगे समझने में। फिर क्या है, हीट इंजन, क्या है, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। हीट तो हम लोग पहले से पढ़ ले, हीट क्या होगा, किसी चीज में हीट होता तो वर्क डन के इक्वल होता है, ये पहले से पता होगा। अब वो अलग बात है
कि हीट अगर हम सप्लाई करते हैं उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है, फिर एक्सपेंशन होगा, चाहे वो क्या हो, लिक्विड हो या हमारा सॉलिड हो, उनसे में तो हीट एनर्जी है, तो हीट। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब किसी भी, हम लोग पहले से बताया, अगर हीट सप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, आफ्टर सम टाइम इट वर्क, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले अगर किसी चीज में हम हीट को सप्लाई करते हैं, इट मींस किसी बॉडी में करते हैं, किसी लिक्विड में हीट सप्लाई करेंगे, तो सबसे फर्स्ट उसमें क्या होगा कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती तो हमें या उस बॉडी को नहीं पता, हम अगर इंटरनल एनर्जी जब तक इंक्रीज तब तक हम टच करेंगे, हमको कुछ नहीं पता है। जैसे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो उसके बाद उसमें वर्क होगा, वही वर्क हम लोग को पता चलता है। जैसे पानी बॉयल होने लगा, जैसे सबसे पहले अगर इस समय ठंडी का टाइम है, तो इस समय दिसंबर, आज हम लोग जानेंगे कि आज कितना दिसंबर है, ठीक है। तो आज हमारे पास जो है, तो हम लोग जैसे क्या करते हैं, पानी हर जगह, पानी जहां होता है सब ठंडा पानी, तो इसको गैस स्टोव पे रखते हैं जैसे, या हीटर पे रख देते हैं, या कहीं पे रख देंगे, तो थोड़ा देर तक पानी गर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, जैसे इंक्रीज करेगा क्या हो जाएगा, भाप पे हल्का सा फीलिंग होगा कि गर्म हो रहा, तो वो कंडीशन होती है, तब वो वर्क में चेंज होने लगता है। तो हीट सप्लाई करते हैं, हीट को इसमें डिनोट करते हैं हम लोग Q से, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी E से, और वर्क को W से पहले से पता है। इसका मतलब यही तीनों मिलाते हैं, तब आ जाता है गाइस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डायरेक्टली स्टेट बताते हैं, व्हेन Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इन एनी बॉडी, व्हेन Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इन एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट, देन it is equal to increase the internal energy plus work done. It means when Q amount of heat energy supplied to a body, then it is equal to the sum of kinetic energy, it means internal energy and work done also, ठीक है। इसका मतलब जो एनर्जी हम क्या करेंगे, किसी बॉडी को सप्लाई करेंगे, वो जो है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में प्लस वर्क करने में क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम डायरेक्टली लिखते तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा E प्लस W, ठीक है। बाद में W को हम लोग दिखाते हैं कि यही क्या होता है, P इंटू dV है। इसके अंदर जाके देखना पड़ता है कि P dV है क्या, वर्क मतलब हो जाएगा, हम लोग जानते हैं अगर भाई लिक्विड हो तो उसमें वर्क कैसे पता चलेगा, तो हम लोग देखते हैं अगर वर्क डन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगी, सीधी सी बात, वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, वर्क होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। इट मींस ये हुआ वॉल्यूम में चेंजिंग को ही वर्क डन बोलेंगे। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो वॉल्यूम चेंज हुआ, डिक्रीज कर तब इसका मतलब वर्क हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वर्क को P इंटू dV। P क्या है, प्रेशर है, जो कि क्या, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर प्रेशर अपने आप ही इंक्रीज कर जाएगा, आप लोग जानते हैं। तो W इक्वल टू P इंटू dV होगा वर्क डन टर्म, ठीक है। चलिए यहाँ छोड़ते आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार क्विक रिवीजन मान लेते हैं फटाक से, उसके बाद तब जो है एक एक करके इलेबोरेट करेंगे, अच्छे से समझाते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ लिए थे उधर पीछे नेक्स्ट चैप्टर में, थोड़ा सा उसमें था कि आइसोबारिक स्पेसिफिक, हम लोग पढ़े थे ना, स्पेसिफिक क्यों होगा, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है गाइस कि जब हम लोग Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज टेम्परेचर। हीट सप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट्स डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ मास या नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब कितना अमाउंट ऑफ मास ले रहे हैं और कितना अमाउंट हम क्या ले रहे हैं, किसका, तो नंबर ऑफ मोल्स ले, उस पर डिपेंड करता है। तो जितना हीट सप्लाई करेंगे, अगर मास कम होगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से टेम्परेचर इंक्रीज, मास ज्यादा होगा तो थोड़ा लेट टेम्परेचर जो है इसका मतलब राइज होगा, और डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो ये डायरेक्टली हम लोग जानते हैं, पढ़ भी लिए हैं कि यस इक्वल टू कितना होता है। तो अगर यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, यस तो अगर बात करते हैं इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, टेम्परेचर होगा, Q इक्वल टू यहाँ एस टी आ जाता है, तो एस इक्वल कितना होगा, Q बाई टी लेंगे अगर ऐसे, तो ये लिखते हैं। और अलग बात है कि यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का मास होता है, तो यहाँ मास होगा तो यहाँ m लिखेंगे या म्यू लिखेंगे, यहाँ पे एस इक्वल टू Q अपान म्यू ले लेंगे, म्यूटी हो जाएगा। तो ये हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। यस का मतलब स्पेसिफिक हीट होता है, जो क्या करता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अगर किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं Q, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, और उस पे तो जो मास होता है उस पे जितना मास होगा उतना ही टेम्परेचर हीट सप्लाई करना पड़ता है, उतना ही टेम्परेचर तब इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ठीक है। और वैसी ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे लेते हैं। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोब्रोकिक। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है उसी का ये क्या हम लोग का प्रोसेस होता है। तो इस पे कैसे अगर किसी चीज को हीट करना है तो उसको किस तरीके से हीट करें या किस तरीके से हम क्या करें, हीट सप्लाई करें। अगर हीट हम सप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा हीट हम सप्लाई करें उसका टेम्परेचर सेम रहे, मतलब चेंज ना हो। इट मींस जो है फाइनल और इनिशियल दोनों का टेम्परेचर क्या हो, बदले ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। गाइस समझिएगा, टेम्परेचर अगर हम क्या करें, हीट सप्लाई करें किसी सिस्टम को, किसी बॉडी को, जिसमें क्या होगा, अगर हम उसको क्या करें, हीट सप्लाई करें बट टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो, इसका मतलब टेम्परेचर ना चेंज हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। When heat supply through any just substance, then after initial and final temperature are equal, then this process is known as isothermal process। ठीक है। नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में क्या होता है कि हीट सप्लाई करे बट हीट क्या करे, इसका हीट सप्लाई करे बट इसमें क्या चेंजिंग ना हो। जैसे इसमें क्या हो, टेम्परेचर हीट सप्लाई करे पर यहाँ देखिए हीट सप्लाई करे उसकी इंटरनल एनर्जी ना चेंज हो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या करें, हीट सप्लाई करेंगे और यहाँ क्या एक तरह से जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करो उसमें क्या हो, यहाँ पे Q की वैल्यू जो है टेम्परेचर, उसमें हीट जो है, अगर ये बात करें अगर इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है हीट रिमेन कांस्टेंट हो, अगर कोई भी प्रोसेस करे और हीट क्या कर दे, कांस्टेंट हो जाए, मतलब जो भी इसमें हीट सप्लाई करे वो क्या हो जाए, वो कांस्टेंट इक्वल होगा, तब प्रोसेस को बोलेंगे एडियाबैटिक। इट मींस हीट सप्लाई, इट मींस प्रोसेस होगा इनिशियल से फाइनल कंडीशन में जाएगा, इसका मतलब प्रोसेस जहां तक जाए, मतलब वर्क हो के चाहे जो, पर उसमें ड्यूरिंग द इनिशियल एंड फाइनल हीट का जो रेशियो होगा, इट मींस हीट का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब हीट फिक्स। जैसे इसमें टेम्परेचर फिक्स हो वैसे इसमें हीट फिक्स होना चाहिए, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक। आइसोकोरिक, आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोबारिक एक में क्या है प्रेशर रिमेन कांस्टेंट कर देते हैं, एक में क्या होता है वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट कर देंगे। प्रेशर रिमेन कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा बट अगर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए इधर आ जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, सेवरल प्रोसेस होगा, ठीक है, और आफ्टर इनिशियल के बाद फाइनल के बाद क्या होता है, इनिशियल प्रोसेस करते करते मतलब सेवरल प्रोसेस के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में आता है उस कंडीशन को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब व्हेन an object after several process it attain its original position is known as initial condition is known as cyclic process। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सेवरल प्रोसेस करने के बाद अपने सेम इनिशियल कंडीशन वापस आया था, तब उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। हीट इंजन क्या होता है, हम लोग को हीट इंजन पढ़ना अभी, क्योंकि कार्नेट हीट इंजन का मतलब अगर हम क्या करते हैं, अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं उसमें प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है, मतलब अपने हीट को क्या करता है, रिजेक्ट करता है, फिर उसके बाद वर्क होता है, वर्क के बाद फिर इनिशियल कंडीशन में आया था तो उसको बोलते हैं हीट इंजन। हीट इंजन है ना। फिर आगे है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, क्योंकि हीट इंजन, फिर उसके बाद हीट इंजन पढ़ लेंगे, उसके बाद तब हम लोग को पढ़ना है क्या, तो आगे चलिए देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो तो ओके गाइस, तो चलिए आगे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम मिलाते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। आगे मैं इसको समझाऊंगा, फिर आगे तो एक तो इलेबोरेट करके समझाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और घर पे पढ़ते रहिए। ऑक्सीलेशन जितना चैप्टर पढ़ा उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पेपर जो है जैसे ही खुलेगा स्कूल तुरंत पेपर हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, है ना। ओके गाइस, थैंक यू।